हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम और सबको मेरा सलाम। तो क्या हाल चाल है मेरे लाडलो, मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरे रसगुल्लो, क्या हाल चाल? फटाफट सभी लोग आ जाए। देन स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। और आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है थोड़ी सी स्पेशल। स्पेशल इन द सेंस की थोड़ी सी मस्त है, अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, भाषा से रिलेटेड चीजें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की क्लास जो हमारी होने वाली है, भाषा और आधुनिकता, किसके द्वारा लिखा गया है, एक बार लेखक का नाम बता दीजिए। और मैं पहले ही बता दे रही हूँ क्लास की स्टार्टिंग में ही कि आज की क्लास में हम सिर्फ चैप्टर का इंट्रो पढ़ेंगे। रीजन बिंग कि आज के बाद क्लास सीधा फिर नेक्स्ट वेडनेसडे को होगी, मतलब बीच में काफी गैपिंग हो जाएगा, जिससे आपके दिमाग से जो चीजें हैं ना वो ऐसा जूम करके फिस स्लिप हो जाएंगे। मुझे पता है एक हफ्ते बाद फिर पूछोगे कि मैम फिर से बता दीजिए, भूल गए। मैडम जी प्लीज बता दीजिए, भूल गए तो, है ना? तो तुम भूल जाओ ये तो पॉसिबल है, पर हम भूलने देंगे ये पॉसिबल नहीं है। तो करेंगे क्या, आज की क्लास में हम सिर्फ पढ़ेंगे इस चैप्टर का इंट्रो, इस चैप्टर की थोड़ी सी समरी कि हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, और जहां तक हो सकता है थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वेडनेसडे को इस चैप्टर को डन डना डन डन करके फुर्सत कर देंगे। गॉट इट? जल्दी से बता दीजिए मैडम जी लव यू, जो समझाए वो समझ में आया कि नहीं? लव यू बाद में बोलना, बताइए फटाफट। यस दीदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ओके। वैसे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का साहित्यिक परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्या हाल चाल बा हो मैडम जी? एकदम मैडम बढ़िया बा। मैडम जी एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त सामने खड़ी हैं, सुंदर सी चेहरे पे चमक लेकर। ठीक है, तो मैडम जी एकदम फर्स्ट क्लास है। आप बताएं आप लोगों का क्या हाल चाल है? हमारे बगल में भी एक हिंदी वाले सर पढ़ा रहे हैं और गाना गा गा के पढ़ा रहे हैं, मीरा के पद पढ़ा रहे हैं, सुन ले थोड़ा सा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वही सुना रहे हैं। सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? मैडम जी आप बिहार से हैं? ना ही भैया, हम यूपी उत्तर प्रदेश कौशाम्बी से हैं। ओ सॉरी शिट, प्रयागराज से हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं। अब इसके बाद ज्यादा हमारे पास गद्दे में चैप्टर नहीं बचे, बहुत जल्दी सिलेबस नहीं हम लोग का फटाफट फटाफट भागा। हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ लिया, दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, चौथे पर आ गए। दो चैप्टर और पेंडिंग रह गए अब हमारे, है ना? वो दोनों चैप्टर बहुत छोटे हैं, निंदा रस है और एक लास्ट वाला हमारा, एक निंदा रस है और एक कौन सा है? निंदा रस तो लास्ट है, उससे पहले एक चैप्टर है। क्या नाम था भाई उस चैप्टर का? निंदा रस और कौन सा था एक और? तुम लोगों को नाम याद आ रहा है? जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ना तो हमारे पास रिवीजन का टाइम आ जाएगा। हाँ, हम और हमारा आदर्श। ठीक है। हम्म, चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं। और चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो हमारे लेखक के बारे में जानने से होती है। ठीक है, अभी सबसे पहले तो हम लोग लेखक का एक संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। भाषा और आधुनिकता हमारे चैप्टर का नाम है, तो वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के बारे में। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी एक ऐसे व्यक्ति है जिनकी तस्वीर आपको आपकी खुद की किताब में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हमने वहां पर आज ये चीज साबित कर दी कि हम तस्वीर ला सकते हैं। तो हमारे ये है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी, जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो बेटा इनका जो जन्म हुआ था वो सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये एक श्रेष्ठ विचारक रहे हैं, समालोचक एवं निबंधकार भी रहे हैं। मतलब इन्होंने कई जगह अपने विचारों को प्रयुक्त किया है, अपने विचारों में बताया है। समालोचक थे, जो आसपास की चीजें रहती थी उनसे समान चीजों के आलोचक भी रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सर्वश्रेष्ठ निबंधकार भी रहे हैं।
इनका व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली था। इनका जो व्यक्तित्व था, व्यवहार था, वो तो अच्छा था ही, साथ में इनके जो कार्य थे वो भी बड़े ही प्रभावशाली थे। कई वर्षों तक ये आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। मतलब काफी सालों तक आंध्र विश्वविद्यालय, ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो विश्वविद्यालय था वहां के ये अध्यक्ष के तौर पर भी रहे हैं। ठीक है बच्चा, वे ये वहां के स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर भी रहे। स्नातकोत्तर मतलब होता है ग्रेजुएशन, मतलब ये ग्रेजुएट लेवल के, ग्रेजुएट लेवल के, और जो अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, ठीक है, रिसर्च लेवल के विभाग में अध्यक्ष के रूप में भी रहे हैं और प्रोफेसर के रूप में भी रहे हैं। इनके निर्देशन में ही हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों के तुलनात्मक अध्ययन पर शोध कार्य भी हुआ है। हिंदी के कई ऐसे प्रश्न थे, तेलुगु भाषा के कई ऐसे प्रश्न थे जिनके ऊपर रिसर्च की है। किसने की है भाई? जिनके ऊपर इन्होंने रिसर्च की है, इनके अंडर में रहकर लोगों ने रिसर्च की है। ठीक है, इनका निधन बेटा सन 2005 ईस्वी में हो गया था। बाकी फिर इनके बारे में बताया गया है, जैसे यहाँ छोटी छोटी चीज लिखी है। जन्म इनका सन 1919, जन्म स्थान आंध्र प्रदेश, आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने संस्कृत एवं तेलुगु भाषा से की है। ठीक है, लेखन विधा हिंदी और तेलुगु भाषा साहित्य रही है। आगे बात करते भाषा, तो विषय और भाव के अनुसार था, जैसा विषय रहता था और जैसा भाव रहता था उसके अनुसार ही भाषा का प्रयोग करते थे। शैली इनकी विवेचनात्मक, गवेषणात्मक और आलोचनात्मक थी। अच्छा, एक ट्रिक तुम लोगों को आज मैं सोच रही हूँ बता दूं, कहो तो बताऊं, और अगर मैं ट्रिक बताऊंगी तो एक शर्त में बताऊंगी। बोलो मंजूर है? शर्त मंजूर है? जल्दी से बताओ। ट्रिक जानना चाहते हो? लेखक का साहित्यिक परिचय लिखने का सबसे बढ़िया ट्रिक बताने वाली हूं, लेकिन एक शर्त पे। शर्त मंजूर हो तो बताओ। हाँ, ये बहुत बड़े राइटर थे बच्चे। बताए फिर। शर्त ये है, मंजूर है? शर्त तो सुन लेते गधो हैं। ऐसे तो तुम लोगों से कोई भी कुछ भी काम करा जाएगा, हर चीज के लिए हाँ नहीं भरी जाती है, समझो। शर्त ये है कि तुम लोगों को ना रेड हार्ट देना है। पूरे कमेंट बॉक्स में ना रेड रेड हार्ट भर जाना चाहिए। लाल वाला दिल, जो लाल रंग के रहा था ना, खुनिया लाल, वही वाला दिल देखा है। आप पर भरोसा है। यो मैम सुलुलु, हेलो गाइस, हेलो सुलुलु। मैम डरा रहे हो, खुनिया लाल वाला दिल देना है, तब बताऊंगी। बहुत बढ़िया ट्रिक बताने वाली हूँ। कबूल है, कबूल है, कबूल है, भरोसा है मैम आप पर। खुनिया लाल बोले हैं, कौनो सफेद, नीला, काला, पीला, ई वाला दिल ना देगा। सफेद दोगे तो मतलब तुम्हारे शरीर में खून नहीं है, तुमको एनीमिया हो गया है क्या जी? सफेद दिल भेज रहे हो, पंप करने लायक बनाओ उसको। चलो, बहुत प्यार दिखा दिया। तुम लोगों को ट्रिक में बता रही हूँ बेटा, किसी भी लेखक का जब आप परिचय लिखना, ठीक है, ये ट्रिक बहुत कामगार होने वाली है। किसी भी लेखक का जब आप परिचय लिखोगे, कौन से लेखक? जो आपकी किताब में दिए हुए, ठीक है, जो भी आपके किताब में दिए हुए। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट, जन्म तिथि। आपकी किताब के मोस्टली जो लेखक हैं वो 1904 से 1920 के बीच में ही पैदा हुए हैं, ठीक है। तो ये दो डेट आप, दो ईयर आप याद कर लो, 1904 से 1920, ठीक है। इन्हीं दोनों के बीच इनका जन्म हुआ है। अब जैसे इनका जो जन्म हुआ था 1919 में हुआ है, दिख रहा है? आप कभी गौर फरमाइएगा। तो ये दोनों डेट आप याद कर लो, ठीक है, कि जो दो जितने भी लेखक है, लेखक की बात कर रही हूं बेटा, मैं कवि की बात नहीं कर रही हूं। जितने भी लेखक हैं उनका जो जन्म तिथि होगी वो 1904 से 1920 के बीच में होगी, ठीक है। चलो अब दूसरी चीज सुनो, अब दूसरी चीज सुनो।
जब भी आप लिखेंगे शैली, काफी बच्चे कंफ्यूज रहते, कहते हैं मैम शैली सबकी याद नहीं होती है कि किस लेखक की कौन सी शैली है। ठीक है, आप लोग से जब भी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मतलब जैसे आप किसी लेखक का साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं, साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं तो शैली बताना ही होता है। ठीक है, तो शैली जब आप बताएंगे तो आपको सिर्फ 4 से 5 शब्द, आपको सिर्फ 4 से 5 शब्द याद करने हैं। कौन से याद करने हैं? ऐसे अखियां बंद करा, ऐसे उंगली चाट ठोटावा और फिर बोला गवेषणात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, नाट्यात्मक। ठीक है, ऐसे 4-5 शब्द याद कर लो, आत्मक 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 वाले। जैसे यहाँ के विवेचनात्मक, गवेषणात्मक, आलोचनात्मक, लेखक लिख रहे हैं नाट्यात्मक हटा दो, विवेचनात्मक, गवेषणात्मक, आलोचनात्मक, निबंध वाले लिख दीजिए। ठीक है, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, ये 4-5 शब्द याद कर लो भाई। किसी भी लेखक के नाम के आगे लगा दो, कौन सा राइट पढ़ने जा रहे कि हाँ भाई यही है। ठीक है, कोई एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी खोल के एकदम एग्जैक्ट ये नहीं देखेगा कि वो करता है। आपने अगर ये 4-5 लिख दिया तो हर लेखक इसमें से 2 या 3 शैली होती ही है। ठीक है, आपके हर लेखक के 2 से 3 शैली यही होती है। तो ये 4 से 5 शब्द याद कर लो। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? जल्दी बताइए, क्लियर है? शैली क्लियर हो गई? शैली क्लियर हो गई? हाँ, कर लोगे शैली? देखो 4-5 याद कर लो, तुरंत याद हो जाएंगे। फिर बात करते हैं जब हम भाषा की। अब हम एक चीज ध्यान रखेंगे, हम किसका परिचय लिख रहे हैं? लेखक का परिचय लिख रहे हैं। अब भाई हमारे जो लेखक हैं वो अपने निबंधों को अनुप्रास अलंकार में तो लिखेंगे नहीं, है ना ही वो मुक्तच्छंद, मुक्तच्छंद कह रही हूं, ना ही वो चौपाई में लिखेंगे अपने निबंध को। वो किसमें लिख रहे हैं? वो व्याख्यात्मक तरीके से ही लिख रहे हैं ना। तो जब भी अगर भाषा की बात आती है तो आप क्या भाषा लिखोगे? खड़ी बोली, संस्कृतनिष्ठ, विषय के अनुरूप। ये 3 शब्द याद कर लो, विषय के अनुरूप, खड़ी बोली, संस्कृतनिष्ठ। खत्म, खत्म भाई। 3 चीजें यहाँ पर मेन साहित्यिक परिचय में होता है, वो 3 चीजें मैंने एग्जैक्ट बता दिया। बेटा जीवन परिचय बाबू आपको याद नहीं करना है बच्चा, जीवन परिचय आपको याद नहीं करना है, आपको साहित्यिक परिचय पढ़ना है। जीवन परिचय बहुत बड़ा हो जाता है, साहित्यिक परिचय छोटा सा है। ठीक है, ठीक है। शोभित ले लिया नाम बच्चा। हाँ, विषय के अनुरूप, खड़ी बोली, संस्कृतनिष्ठ, बात खत्म। हो गया ना, तैयार हो गया पूरा। और प्रमुख रचनाएं आपको याद करनी पड़ेगी, साइंस वालों का ही बता रही हूं बच्चा मैं। ठीक है, चलो अब आगे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 1 मिनट अच्छा, आगे बात करते हैं हम लोग किसकी? आगे बात करते हैं अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की। क्लास में हूं मम्मी, प्रमुख रचनाओं की बात करती हूं तो साहित्य और समाज। ठीक है, साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य आदि, ये इनकी प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? ये इनकी प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत आता है। और इनकी जो मृत्यु हुई है, ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई है वो 2005 में हुई है। इनकी मृत्यु कब हुई है? 2005 में हुई है। क्लियर है? तो ये एक तरीके से इनका परिचय हो गया। अभी तक इनके जो ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं वो 8 ग्रंथ प्रकाशित हुए। कितने प्रकाशित हुए बेटा? 8 ग्रंथ। साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु का एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिणी की भाषाएं और उनका साहित्य, वैचारिकी, शोध और बोध, वेलुगु दारुल, ये तेलुगु भाषा में इनका ग्रंथ है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ये हो गई उनकी 6। और लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया संपादित अंग्रेजी ग्रंथ है, ये इनकी 7 ग्रंथ हो गई है। ठीक है, हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज वो हमारा जो है एक निबंध ही है। ठीक है, वो क्या है बच्चा? वो एक निबंध ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी तक किस किस बच्चे ने चैप्टर पढ़ लिया? जल्दी बताइए। हाँ, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। किस किस बच्चे ने ये चैप्टर पढ़ लिया? एक बार बता दीजिए फटाफट। संचित परिचय तो बताया था मैंने, बॉक्स वाला। भाई वो पोपो नहीं बज रहा था, मेरे फोन की रिंगटोन है, वो चुपके से सॉन्ग है ना, दोस्तों से झूठे मूठे दूसरों का नाम लेके
तेरी मेरी बातें करना यारा, रात से दिन करना, वो था। ये जो बीच बीच में भाई कौन सी भाषा आ रही है, हैं? ये तुम लोग नो नो क्यों लिख रहे हो? मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया क्या? साहित्यिक परिचय तो बताया बच्चे। ये नो नो क्या लिख रहे हो? है ए भैया, ए सुना हो, हम हिया जरूर एक आंध्र प्रदेश लेखक के परिचय बताए हैं, लेकिन भैया हम हैं यूपी के, ठीक? हमें ये भाषा नहीं आती, हमें हिंदी आती है, खड़ी बोली आती है, अवधी आती, कहो तुम भोजपुरियो बोल ले, लेकिन भैया ये वाली भाषा ना पढ़ाओ प्लीज। अच्छा, ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ओके, तब बोल रहे हो नो। मैं सोची क्या बात है, तुम लोग नो नो कर रहे हो, हैं? किस बात के लिए तुमने नाना नाना करना शुरू कर दिया? हाँ, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ा बड़ा मैं लिख देती हूँ, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, टन 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 टन, डिजाइन बन गया। चलो, हाँ ठीक है। होमवर्क अभी लास्ट में मैं चेक करूंगी, मुझे याद है तुम लोगों को होमवर्क दिखना है। मैम आपके 12th में कितने आए थे? बहुत अच्छे परसेंटेज आए थे, पास हो गई थी, बस इतना समझे रहो। चलो तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की, और हमारी चैप्टर जो है ये हमारा है बेटा निबंध, ठीक है? ये हमारा निबंध है। तो इस निबंध में क्या लिखते हैं लेखक कि किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। रमणीयता मतलब क्या होता है, जरा बताइए? रमणीयता मतलब होती है सुंदरता, और नित्य नूतनता मतलब होता है सदैव नयापन, ठीक है? सदैव नयापन। रमणीयता मतलब कि आप सब बहुत ही रमणीय है। रमणीय मतलब होता है सुंदर। रमणीय मतलब क्या होता है बच्चा? रमणीय मतलब होता है सुंदर। यहां रमणीयता का मतलब होगा सुंदरता, ठीक है? और नित्य नूतनता, नूतन का मतलब होता है नया, ठीक है? नूतन का मतलब होता है नया, और नित्य मतलब होता है हमेशा। तो हमेशा नयापन आए, मधुरता नहीं। रमणीयता का मतलब होता है सुंदरता, ठीक है? आप सब लोग बहुत रमणीय हैं। तो किसी भी क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, तो वहां सुंदरता लाने के लिए हमेशा नएपन की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल तुम लोगों को देने जा रहे हैं, ठीक है? जैसे पहले तो फ्रिज ही नहीं होती थी, ठीक है? पहले तो फ्रिज वगैरह नहीं होती थी। जब फ्रिज वगैरह आई तो उसमें पानी रखने का चलन बना। जब पानी रखने का चलन बना तो हम लोग पहले किसमें पानी भरते थे भाई? पहले हम भरते थे पेप्सी वाली बोतलों में, ठंडा की बोतल में। ठंडा बोलते हैं अपने यूपी में मोस्टली, कि ठंडा आता था घर में, फिर चाहे वो माजा हो, चाहे ड्यू हो, चाहे स्प्राइट हो, चाहे कोका कोला हो, चाहे आपकी फ्रूटी हो, ठीक है? तो उसमें क्या नाम है, पानी भर के हम लोग फ्रिज में सजा देते थे। कंपनी ने देखा कि लोग बॉटल से पानी भरना पसंद कर रहे हैं, तो उन्होंने बॉटल बनाना शुरू किया। तो पहले उन्होंने एकदम सिंपल सी बॉटल बनाई होगी, एकदम प्लेन टाइप की। आजकल फिर से वो ट्रेंड में आ गई, कुछ ऐसी रही होगी, और ऐसे उसमें ढक्कन रहा होगा। अब एक कंपनी ने, ए भैया ये तेलुगु पेलुगु ना लिखा, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, पढ़ावे दे शांति से, ठीक? तो ऐसी जब बॉटल बनाई तो वहीं पर एक्स कंपनी ने ये वाली बॉटल बना दी। अब वाई कंपनी को चुल उठी कि जब इसने बॉटल बनाई तो हम भी बॉटल बनाएंगे, पर थोड़ी सी डिफरेंट बनाएंगे। तो उन्होंने कुछ ऐसी बॉटल बनाई डिजाइनदार, जिसमें ऐसे कुछ लहरें उठा दी, है ना? इसी बॉटल को देख के गाना बनाया गया था, लहरा के बलखा के लहरा के, ठीक है? क्योंकि काफी मटकली सी है, ठीक है? इसकी कमर है पतली सी, और लहरें बनी हुई हैं, मटकते मटकते इसकी लहरें आ गई हैं, ठीक है? तो ये वही है। तो इसमें क्या, पहले क्या था? पहले एकदम प्लेन बॉटल थी, और अब इसको इसने थोड़ा सा डिजाइनर बना दिया, थोड़ा सा नयापन ला दिया, है ना? और ये सुंदर दिखने लगी, ठीक है? इस बोतल ने थोड़ा सा नयापन लाया और सुंदर दिखने लगी,
ठीक है, बॉटल सुंदर दिख रही है वैसे, इसका ग्रिप अच्छा है, ऐसे पकड़ने में आसान है। ठीक है, चलो, तो वही चीज यहां पर बोली कि कोई भी क्षेत्र हो, कैसी भी फील्ड हो, जब उसमें हम नयापन लाएंगे तभी वो सुंदर बनता है। मतलब सुंदरता लाने के लिए नयापन आवश्यक है। यही चीज पहली लाइन में बोली गई है कि किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। इसी को दृष्टि में रखकर ही माघ, माघ कौन है भैया, यहां माघ मौसम की बात नहीं हो रही है, माघ यहां पर कवि हैं, संस्कृत के बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने एक बात कही थी कि शणै शणै यन्वत्ता मुपैति तदेव रूपम रमणीयता। ठीक है, कि पल पल में जो बदलाव होते रहते, चीजें बदलती है, वही रूप जो है सुंदरता की ओर जाती है। ठीक है, तो यहां पर एक लाइन बोली गई कि रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। अन्योन्याश्रित मतलब क्या होता है भाई, है अन्योन्याश्रित मतलब क्या होता है, अन्योन्याश्रित मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होना, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होना। ठीक है, इसी बात को पढ़ के ये जाना कि जो नए सुंदरता होती है और जो नयापन होता है वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित होती है। मतलब अगर सुंदर है तो नयापन जरूर आया होगा, और नयापन हुआ है तो सुंदर जरूर हुआ होगा। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। अगर वहां चीज सुंदर नहीं है तो उस चीज को मान्य नहीं माना जाता, उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। ठीक है, जब कोई चीज सुंदर होती है उसी को इंपॉर्टेंस मिलती है। तो रमणीयता की कमी से, अभाव का मतलब होता है कमी, रमणीयता की कमी से ही कोई चीज मान्य नहीं होती। आगे बात करते हैं कि नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है, और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। अब इस लाइन का मतलब समझिएगा। ठीक है, हैप्पी बर्थडे मैम, ये मेरा बर्थडे है, वो हैप्पी बर्थडे टू मी। ठीक है, चलो समझो, किसी भी सर्जक के लिए नित्य नूतनता जो होती है, जो सदैव नयापन होता है, ठीक है, सदैव नयापन जो होता है वो किसी भी सर्जक, सर्जक कौन होता है, सर्जक का मतलब होता है सजाने वाला, सर्जक का मतलब होता है बनाने वाला। ठीक है, सर्जक का मतलब क्या होता है, सजाने वाला, सर्जक का मतलब होता है बनाने वाला। बनाने वाला इन द सेंस कि भाई इस पेन को किसी ने बनाया ही होगा। ठीक है, इस पेन को किसी ना किसी ने बनाया होगा, और जिसने इस पेन को बनाया है, ठीक है, जिसने इस पेन को बनाया है वही इसका सर्जक है। वही कौन है बेटा, वही इसका सर्जक है। इस रिमोट को बनाने वाला सर्जक है, इस रिमोट को जिसने भी बनाया होगा वो इस रिमोट का सर्जक है। तुमको मक्खी कहां से दिख गई जी, है मक्खी मैडम, मक्खीश्वरी देवी बाहर आ जाइए अगर आप कहीं हो तो, बच्चे आपको देख लिए हैं। नहीं, मक्खीश्वरी देवी अभी नहीं आई है। ठीक है, तो इस रिमोट को बनाने वाला इसका सर्जक है, इस पेन को बनाने वाला इसका सर्जक है, हाँ, जो निर्माण करता है। और भाई अगर बात करें तो इस टेबल को बनाने वाला इसका सर्जक है, जो हमारी ये टेबल है इसको बनाने वाला इसका सर्जक है। तो ऐसे ही हमारी चीजें चलती हैं। ठीक है, और सर्जक की जो मौलिक उपलब्धि होती है, उसकी जो मौलिक, जो उसको सही में उपलब्धि प्राप्त होती है, वही उसका प्रमाण सूचित करता है। क्या, उसका नयापन। अगर वो किसी वस्तु में कोई नयापन लाता है वही बताता है कि ये सर्जक है। ठीक है, जैसे ये मैंने टेबल थी, ठीक है, अब समझो, जैसे हमारे पास ये टेबल थी, अब ये टेबल तो बहुत बड़ी है, इस टेबल को हम सिंपल भी बना सकते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसने डिजाइन डाला। जब इसने डिजाइन डाला तो यही उसको बताता है कि भाई इस व्यक्ति ने इस चीज को बनाई है। ठीक है, उसकी अनुपस्थिति में, मतलब अगर नयापन नहीं होगा, उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं करी जाएगी। ठीक है, अगर वो नयापन किसी वस्तु में नहीं लाएगा तो ये लोग, ये समाज उस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे, कहेंगे अरे हटाओ, ये तो वही पुराना फोन है। सबसे बड़ा एग्जांपल बताऊं, पहले हमारे पास क्या चलता था, छोटा सा फोन था, नोकिया का आता था,
1200 1300 कौन सा बोलते थे उसको, है ना, है ना। तो वो जो नोकिया का फोन आता था, पहले वो फोन था, फिर धीरे धीरे चेंजेस आए, धीरे धीरे वो ब्लैक एंड व्हाइट, पहले ब्लैक एंड वो उसमें येलो और ब्लैक में आया करता था, येलो ब्लैक के बाद उसमें स्क्रीन कलरफुल आने लगी, ठीक है, उसमें सीनरी बन के आने लगी, फिर धीरे धीरे वो फोन अब फोल्ड वाले में आ गया, फिर धीरे धीरे वो एंड्रॉयड में बदला, एंड्रॉयड से धीरे धीरे अब वो बड़े बड़े फोन आ गए, ठीक है। तो फोनों में बदलाव होता गया। नोकिया 1100 शायद बोलते थे, हाँ कुछ ऐसा, 3310 कुछ ऐसे होता था। तो कहीं ना कहीं फोनों में बदलाव आता गया, मतलब फोन बनाने वालों ने उसमें चेंजेस करते रहे। पहले कुछ ऐसे फोन आता था, एक ऐसे सिग्नल निकला रहता था, फिर छोटू फोन आया, फिर अब फोल्ड वाला फोन आया, फिर उसके बाद हमारा एंड्रॉयड आ गया। एंड्रॉयड में भी अलग अलग लेवल के आने लगे, एंड्रॉयड में भाई आईफोन आ गया, कैमरे वाले आ गए, मतलब फिर अब फोल्डिंग फोन आ गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फोनों में बदलाव लाते गए और लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया, लोगों ने उसको स्वीकार करना शुरू कर दिया। अब आज के टाइम पर अगर हम किसी को कहें कि भैया तुम नोकिया 3310 चला लो, तो कोई तैयार नहीं होगा, कहेगा नहीं भैया हम इस पुराने फोन को थोड़ी चला पाएंगे, हमारे पास है एंड्रॉयड फोन, ठीक है। वो क्या कहेंगे, हमारे पास एंड्रॉयड फोन है, हम उसको नहीं चला पाएंगे, वो मना कर देंगे। तो कोई भी जनता या समाज कोई चीज अगर पुरानी है, उसमें नयापन नहीं है, तो उसको स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता, पुरानी रीतियां और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्राय असमर्थ ही रह जाती है। अब जो लोग सड़ी गली जो रीतियां चली आ रही हैं, मान्यताएं जो पुरानी चली आ रही हैं, उनसे नहीं निकल पा रहे, उनसे बंधे हुए हैं, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाता। और वैसी ही पुरानी रीतियां जो हैं, वैसी ही भाषा बोलने की जो पुरानी शैलियां हैं, जो एक परंपरागत लीक मतलब होता है एक रास्ता, कि एक परंपरा बना ली भाई इसी रास्ते सबको चलना है, मतलब एक घर है, उनके घर से एक रास्ता जा रहा है और एक शॉर्टकट भी जा रहा है, तो घर का एक सदस्य अगर इस रास्ते से चलना शुरू कर दिया है, तो आने वाले समय में जितनी भी पीढ़ियां आएंगी वो इसी रास्ते का प्रयोग करेंगे। अगर कोई बोलेगा कि भैया इस रास्ते से चल लो, तो कहेंगे नहीं, हमारे पूर्वजों की ये मान्यता है कि हमें इसी रास्ते से जाना है। तो ये वही है, परंपरागत लीक वही है, ठीक है। परंपरागत लीक पे चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्राय असमर्थ ही रह जाती है। जो अगर हम पुरानी भाषा को भी पकड़े रहेंगे, तो हमारी जो सोचने की शक्ति है, जो हमारे अंदर बोलने की ताकत है, वो कम होती जाएगी और एक समय आएगा खत्म हो जाएगी चीजें, ठीक है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, ठीक है। भाषा क्या होती है, संपूर्ण विश्व की भाषा क्या है बेटा, संपूर्ण विश्व को एक साथ बांधने की, एक साथ लाने की, एक साथ समझने की एक बहुत ही सशक्त मजबूत माध्यम है। और ऐसी सशक्तता तभी अर्जित कर सकती है जब हम वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सकें। और भाषा तभी अच्छी हो सकती है, भाषा तभी मजबूत हो सकती है जब वो अपने आप को मजबूत करने के लिए युगानुकूल मतलब होता है युग के अनुकूल, युग के अनुसार अपने भाषा में बदलाव ला सके। नए नए मुहावरों का मतलब होता है बदलाव ग्रहण कर सके, ठीक है। मुहावरे तो मुहावरे होते हैं, पर नए मुहावरों को एड ऑन करना मतलब भाषा में थोड़ा बहुत बदलाव लाना। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए ही उद्दिष्ट है। भाषा जो है वो समाज में एक दूसरे के भाव को प्रकट करने के लिए जानी जाती है, समझने के लिए, भावों को प्रकट करने के लिए ही मानी गई है, ठीक है। उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जा सकती। इसके अलावा भाषा का क्या काम है, क्या भाषा से हम खाना बना सकते हैं, है? भाषा से हम मसाला मिला सकते हैं, या भाषा से हम खड़े खड़े पंखा बंद कर सकते हैं? नहीं, भाषा का प्रयोग सिर्फ हम अपने भावों को प्रकट करने के लिए और लोगों की बातों को समझने के लिए करते हैं। इसके अलावा भाषा का और कोई काम नहीं है। क्लियर है इतना? जल्दी बताइए, क्लियर है बच्चे? हाँ, बताते चला भैया। कभी मेरा दीवानी थी, कभी राधा दीवानी है। चलो, इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में ही निहित है। अब काफी बच्चे ये जो अलग अलग शब्द आए हैं उनका अर्थ पूछेंगे, तो भैया अर्थ के लिए परेशान मत हो, ठीक है।
ये देखो यहाँ पर अर्थ हम लेके आए हैं। रमणीयता का मतलब सुंदरता होता है, सामाजिक भाव प्रकट करना मतलब समाज के भावों को प्रकट करना। तकनीकी शब्दावली मतलब यह दिल्ली में है, भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सन 1950 में इसकी स्थापना की थी। प्राण तत्व का मतलब होता है आत्मा। दुरूहता का मतलब होता है अस्पष्टता, जहां क्लैरिटी ना मिले, ठीक है, जहां हमें क्लैरिटी नहीं मिलती। उद्दिष्ट का मतलब होता है उद्देश्य रखने वाली, ठीक है। लीक का मतलब होता है लकीर। निश्रित मतलब निकलकर। संश्लिष्टताएं मतलब होता है सूक्ष्म विशेषताएं, उसका सूक्ष्म तरीके से उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना, इकट्ठा करना, ठीक है। परिहार निराकरण निवारण। स्वतः सिद्ध अपने आप प्रकट होने वाली। ऐच्छिक मतलब स्वावलंबी, स्वयं स्थापित की गई आत्मनिर्भरता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको शब्द इसमें मिल जाएंगे। तो संश्लिष्टताओं की मतलब छोटे छोटे जो सूक्ष्म शोध है ना, अनेक प्रकार के छोटे छोटे जो शोध किए गए हैं, छोटी छोटी जितनी भी बातें पॉइंटर्स हैं, उनको दुरूहता को परिहार करने में ही निहित है। दूर करने में मतलब कह सकते हो निहित। अभी दुर्हार का मतलब बताया मैंने, दुरूहता का मतलब। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है। कभी कभी क्या होता है, अब जैसे भारत में हम लोग सिर्फ हिंदी भाषा में बात करते थे, फिर कोई दूसरी संस्कृति आती है, कहीं दूसरे देश के लोग आते हैं, वो लोग अपनी भाषा लेकर आते हैं, और जब वो अपनी भाषा लेकर आते हैं तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम उनके शब्दों से ले लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम उनकी भाषा से ग्रहण कर लेते हैं, तो नए शब्द हमें मिल जाते हैं। कभी कभी अन्य जातियां आती हैं, उनके शब्द अलग होते हैं, हमारे शब्द अलग होते हैं, इन सब के मेल मिलाप से भाषाओं में बदलाव आ जाते हैं, ठीक है। शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में ना प्राप्त हो, और यदि जो नए शब्द हमारे उसमें प्रवेश करते हैं, जब उन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द हमको नहीं मिलते, ठीक है, जब हम उनके नए पर्यायवाची शब्द नहीं ढूंढ पाते, तो हम उन शब्दों को वैसा का वैसा ही ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। वैसा का वैसा ही हम लोग ग्रहण कर लेते। स्वीकार करने में किसी भी भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही भाषा की आधुनिकता होती है। यही आपको जो चैप्टर है भाषा की आधुनिकता, यही चीज है कि जब हम कोई भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और कोई दूसरी भाषा उसमें एंटर करती है, और कुछ ऐसे शब्द जो हम लोग उसको अपनी भाषा में लेते हैं, और जब हमें उसके पर्यायवाची वगैरह नहीं मिलते तो उन शब्दों को हम वैसे ही ग्रहण कर लेते हैं। वही क्या होता है, वही होती है भाषा में आधुनिकता। मतलब भाषा में बदलाव लाना ही कहलाता है भाषा में आधुनिकता। भाषा की सजीवता मतलब भाषा को जिंदा रखना, और इसमें नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। भाषा में सजीवता लाना और भाषा को नयापन बनाए रखने में, जब तक हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे, ये उसी चीज पर निर्भर करती है। अब जैसे कोई भाषा में नया शब्द आता है, अब उस नए शब्द का प्रयोग हम कर ही नहीं रहे, तो उस शब्द में कोई बदलाव, उस भाषा में कोई बदलाव ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उस शब्द का। लेकिन जब हमने उस शब्द को बोलना शुरू किया, उस शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया अपनी बातों में, तो वो बढ़ता चला गया उसका प्रचलन, तभी वो आगे भाषा में जुड़ पाया, ठीक है। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है। भाषा जो है म्यूजियम में रखने वाली वस्तु नहीं है। उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है, उसकी स्वयं की एक अपनी गति है, अपनी एक स्पीड है, जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली, जो हमेशा नएपन को ग्रहण करके चलने वाली है। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, ठीक है। भाषा जो है वो संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी, संस्कृति जो होती है परंपरा से अलग होने, निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। वो परिवर्तनशील है और गतिशील है, उसमें बदलाव होते रहते हैं और आगे वो बढ़ती रहती है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। संस्कृति की जो गति है वो साइंस की स्पीड के साथ जोड़ा जाता है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग प्राप्त नहीं। अब भाई इस लाइन का मतलब ऐसे समझेंगे कि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली कि नए नए कुछ म्यूजियम, मतलब बेटा जहां पर पुरानी वस्तुएं रखी जाती है ना, संग्रहालय जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब विज्ञान में कोई चीज आविष्कार नहीं हुआ, ठीक है, कोई नई चीज बनाई गई, किसी चीज का आविष्कार किया गया, अब उसने हलचल मचा दी कि भाई इसका कुछ नाम रखना होगा। अब भाषा में इतने सारे शब्द तो नहीं है कि उसको नया नाम देंगे। इसके लिए हम नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों का खोज की महती आवश्यकता है। अब जैसे आप लोगों ने कई सारे तारे सुने, अब जैसे हम लोग वेनस का ही नाम पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या हमको पता था कि वेनस का मतलब क्या होता है? हमने खोज की, वेनस ग्रह मिला, हमने जो वेनस प्लेनेट देखा तो हमने उसका नाम वेनस रख दिया। मतलब विज्ञान की चीजों में, भाषाओं में हम नए नए शब्द का लाते रहते हैं ताकि हम उसको एक नया नाम दे सके, ठीक है। आगे,
अब प्रश्न यह है कि भाषा में ये परिवर्तन कैसे संभव है। प्रश्न आता है कि भाषा में ऐसा परिवर्तन हम कैसे ला सकते हैं। ठीक है, यत्न साध्य अथवा सहज सिद्ध के साथ, अपने से प्रयोग करके, अपने से कार्य करके, इसी के कारण यत्न साध्य से हमारा तात्पर्य है कि भाषा को युगानुकूल बनाने के पीछे किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना ही चाहिए। अगर हम भाषा को आज के समय के अनुसार बोलना चाहते हैं तो उसमें किसी एक विशेष व्यक्ति को, ठीक है, आगे होना पड़ेगा कि हाँ आपको सबको उसे सबको समझाना पड़ेगा कि इस शब्द का प्रयोग करें, या कोई समूह बनना चाहिए लोगों का जो उन भाषाओं का प्रयोग करे। सहज सिद्ध से आशय इतना ही है कि भाषा की यह गति स्वाभाविक होने के कारण यह किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती। सहज सिद्ध का मतलब वो स्वयं को अपने को सिद्ध कर लेगी। भाषा की जो गति है जब वो लोगों के बीच में आएगी तो वो अपने आप अपनी जगह बना लेगी। यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों का पर्याप्त अनुशीलन करे तो पहली बात ही सत्य सिद्ध होगी। अगर जो भाषा आई है, अगर हम वैज्ञानिक की चीजों को लेकर चले तो पहली बात मतलब ये जो होती है ना हमारी यत्न साध्य, जितना प्रयोग करेंगे उतना उसको अपनाया जाएगा, उसको हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, 18वीं शती में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं शती में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया था। अंग्रेजों ने, जापानियों ने इसी तरीके से अपनी भाषा को संपन्न किया था। ठीक है, हर भाषा की अपनी एक खास प्रवृत्ति होती है, हर भाषा की अपनी एक अलग प्रवृत्ति होती है, तरीका होता है। शब्द निर्माण तथा अर्थ ग्रहण की दिशा में उसकी अपना अलग रुख होता है। शब्दों को बनाना, उसके अर्थों को ग्रहण करना, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। उस विशेष प्रवृत्ति के रुख को ध्यान में रखकर ही बिना उस भाषा की मूल आत्मा को विकृत बनाए हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं। मतलब उस प्रवृत्ति को ध्यान में रखना, बिना उस भाषा में किसी प्रकार का बदलाव ना करना। विकृत करना मतलब होता है बिगाड़ना, बिना उस शब्दों को बिगाड़े, उसकी आत्मा को बिगाड़े, उसको अपने शब्दों में स्वीकार कर सकते हैं। चंद रूपगत परिवर्तनों के साथ, थोड़े मोड़े जो छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं उन्हीं के साथ बदलाव जो करके हम उसको अपना सकते हैं। यह काम एशिया और अमेरिका जैसे वैज्ञानिक साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए देशों में और भी सत्वर होना चाहिए। ये जो चीजें बताई गई हैं वो एशिया और अमेरिका में जो पिछड़े हुए देश हैं, जहां चीजें नहीं हो रही है, वहां पर करना होगा। इसकी अत्यंत आवश्यकता वहीं पर ही है। ठीक है, भाषा की साधारण इकाई शब्द है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भाषा की जो साधारण इकाई बोली गई है वो किसको बोली गई है? वो शब्द को बोली गई। शब्द के अभाव में भाषा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब भैया मेरे को भाषा आती है, भाषा मेरे को आती है ना, अब मैं तुम्हारे सामने आके बोलूंगी तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, कहेंगे मैम क्या टुकुर टुकुर कर रही है। पर मैं तुमसे ऐसे बोलूंगी कि बेटा ध्यान से पढ़ लो, नहीं आके तुमको वही कूटेंगे अच्छे से झुका के, है ना, कूट देंगे तुम्हारी पीठ पे हम। तो तुम लोगों ने तुरंत समझ लिया कि मैम हमको डांट रही है। ठीक है, मैम हमको डांट रही है कि भाई पढ़ लो, नहीं मैम आके हमको मारेंगी। मैंने शब्द बोले और तुमने पकड़ लिया। लेकिन वहीं पर अगर मैं आके तुम लोगों से ये कहती हूं किसी दूसरी भाषा, मतलब कि जैसे ये सब करके, तो वो तो तुमको समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि इसमें शब्द नहीं है। तो शब्द ही भाषा की इकाई है। शब्द के बिना भाषा दुरूह है, बेकार है, कोई अस्तित्व नहीं है जिसका। ठीक है, यदि भाषा विकसनशीलता शुरू होती है, यदि भाषा में विकास शुरू होता है, मतलब भाषा में इंप्रूवमेंट आती है, तो शब्दों के स्तर पर ही होती है। शब्द में ही बदलाव आते हैं। दैनंदिन मतलब दिन ब दिन, दैनंदिन मतलब दिन ब दिन। ठीक है, दिन ब दिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दिन ब दिन जो हमारा सामाजिक व्यवहार है, जो आपस में हम लोग बात करते हैं ना, उसमें हम कई ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अंग्रेजी से भी लिया गया है, अरबी से भी लिया गया है, फारसी से भी लिया गया है, यदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। ठीक है, कई भाषाओं से उधार लिए। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। वैसे ही जो नए नए शब्द बनते हैं वो भी अनजाने में बनते हैं, ऐसे ही बना दिए जाते हैं, फिर उनका प्रयोग होने लगता है। ठीक है, ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधा अविकृत ढंग से उधार लिए गए, मतलब ये वो शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से बिना उनको बिगाड़े उधार लिए गए शब्द, भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हो, बड़े ही उसको काम चलाऊ तरीके से हम लोग इस्तेमाल करें, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं। अगर हम साहित्य पे बात करें तो इन शब्दों को हम नहीं स्वीकार कर सकते। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ेगी। और यदि उन शब्दों को हम ग्रहण कर रहे हैं तो साहित्यिक नियम जो होते हैं उनके अनुसार उनको साफ सफा किया जाएगा, उनको शुद्धता देनी होगी ताकि हम उनका अपने में प्रयोग कर सके। और यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है, यहाँ पर प्रयत्न करने की आवश्यकता प्रतीत होती
है। क्लियर है? क्लियर है? चलो, और एक प्रश्न यह है कि कौन सी साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा अपने ऊपर ले सकता है। भाई एक प्रश्न ये भी आता है कि भाषा में जो शुद्धिकरण आएगा उसका जिम्मा कौन अपने ऊपर लेगा। तो हिंदी भाषा के नवीनीकरण, शुद्धिकरण के लिए भारत सरकार, हिंदी भाषा में जो नवीनीकरण आता है, शुद्धिकरण होता है, उसमें भारत सरकार ने अब तक काफी प्रयत्न किया। भारत सरकार ने भाई अपने बहुत काम किए। इसके लिए सन 1950 में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की। ठीक है, जो विज्ञान की हर शाखा के लिए योग्य शब्दावली का निर्माण कर रही। क्या करती है? विज्ञान के जितने भी आविष्कार होते हैं, जितनी भी खोज होती है, उनके लिए वो नए शब्दावली, शब्दावली का मतलब होता है डिक्शनरी बना रही है, नए नए शब्द बना रही है। हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी ऐच्छिक संस्थान, जो हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी जो अपने मन की संस्थाएं होती हैं, इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण काम कर रही है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन, जिनको हम लोग घुमक्कड़ लेखक भी कहते हैं, ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर रघुवीर जैसे मूर्धन्य मनीषी, मूर्धन्य मतलब बहुत बड़े व्यक्ति, मतलब नामी व्यक्ति ने इन काम को पहले पहल अपनी अभिरुचि के कारण अपने ऊपर लेकर गतिशील बनाने की कोशिश की। इन्होंने खुद के ऊपर जिम्मा ले लिया और उसको गतिशील बनाने की कोशिश की। अब तक इस दिशा में जो कुछ भी कार्य हुआ है वो अपर्याप्त है। अभी तक इस दिशा में जितना कार्य हुआ है अभी वो पूर्ण नहीं हुआ है, अपर्याप्त है, अभी उसमें और भी काम करना बाकी है। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ और पढ़ा देते हैं, फिर 22 से नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि यह कार्य अपनी शैशवकालीन दशा से गुजरकर आगे बढ़ ही नहीं सका। शैशवकालीन मतलब शैशवकालीन होता है जैसे एक बच्चा पैदा होता है गर्भ से, जब मां के गर्भ से वो निकलता है तो शैशवावस्था में होता है, मतलब शिशु होता है छोटा सा। तो ये जो भाषा में बदलाव वाला कार्य है अभी वो शिशु के रूप में ही है, उसके आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, इसकी प्रगति के अवरोध में दो वर्ग बाधा डालते हैं। इसको आगे बढ़ने में दो चीजें बाधा डाल दी है, दो वर्ग बाधा डालते हैं। प्रथम वह वर्ग जो अपनी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण आम प्रचलित उन पराय शब्दों को यथावत ग्रहण करने में संकोच करते हैं। पहला वर्ग कौन सा? जो अपनी शुद्ध भाषा में उन दूसरे शब्दों को ग्रहण करने में संकोच कर रहा है कि भाई हमको ये नए शब्द नहीं चाहिए। और दूसरा वह वर्ग जो अपने विषय के पारंगत होने पर भी साहित्यिक व भाषा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के अभाव में उन प्रयुक्त विदेशी शब्दों को मनमाने ढंग से विकृत कर अपनी मातृभाषा में थोपना चाहते हैं। दूसरा वर्ग कौन सा है? जो अपनी भाषा तो सही है लेकिन जो दूसरे विदेशी भाषा है उनको अपने तरीके से इधर उधर उल्टा सीधा बनाकर अपनी मातृभाषा में जबरदस्ती थोपना चाहते हैं। आजकल कई प्रादेशिक सरकारों ने अपनी प्रांतीय भाषाओं में उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए कई आयोगों की स्थापना की। आजकल जो प्रांतीय सरकार है मतलब राज्य सरकार जो है उन्होंने अपनी ही भाषा में कई किताबें छपवानी शुरू की ताकि बच्चे लोग अपनी भाषा को जान सके। हम आशा करते हैं कि वे आयोग उपयुक्त उन बाधित तत्वों से हटकर अपना काम सुचारू बना सकेंगे। तो कहते हैं कि हम आशा करते हैं जो आयोग निर्माण किया गया है वो उन बेकार की चीजों से हटकर अपना काम अच्छा कर सकेगा। तो ये था हमारा अभी आधा चैप्टर भाषा और आधुनिकता। इसका बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग वो भी कर लेंगे, अपना क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी तक जितना समझाया वो क्लियर है बच्चे? हाँ, जितना समझाया वो क्लियर है? हाँ, ये इसके शब्दार्थ जो समझाया क्लियर है? ये डाउट क्यों नहीं खुलता है? फिर समझा दूंगी नेक्स्ट क्लास में, मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, परेशान नहीं होने का, मस्त खाने पीने का, ऐश करने का, नाचने का, गाने का, घूमने का नहीं। अभी मत घूमने का, अभी गर्मी बहुत है, धूप बहुत निकल रही, बीमार पड़ जाओगे। तो मस्त घर पर रहने का, ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीने का, ठंडा पानी पीने का, लस्सी वस्सी पीने का और स्वस्थ रहने का। ठीक है, और भाई रेटिंग का कम कर रहे हो जी? गलत पढ़ा रही हूँ क्या मैं? है 4.9 4.95 तो दो कम से कम 5 रेटिंग दिया करो, 5 स्टार। चल, समर वेकेशन नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, परेशान मत हो। ठीक है, बाकी इसमें मैंने शब्दार्थ तो आप लोगों को बता ही दिए जो शब्दार्थ हैं। ठीक है, चलिए तो भाई फिर इन्होंने आज दिल नहीं बनाया, हम बना देते हैं ना दिल, कोई बात नहीं।
एक ये बन गया, एक ये बन गया। तुम लोगों का दिमाग भी बना देते हैं। देखो दिमाग भी बना दिया मैंने। और कुछ बना सकते हैं? सोचो सोचो, कुछ तो सोचो। मैंने इतने सारे ड्राइंग बना दी इसमें। आग भी लगा दी मैंने, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। और क्या हो सकता है? हाँ, बुद्धि, बुद्धि जला दी मैंने। ठीक है, सब कर दिया मैंने। क्लियर है? चलो मिलते हैं भाई अगले उस पे, ठीक है, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय, सायनारा। ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे, बाय बाय।